नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में आईएनएस उत्कृष्ट में आयोजित एक समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन INAS 325 को कमीशन किया है, जो भारतीय नौसेना में ALH मार्क 3 विमान का संचालन करता है। नए शामिल किए गए विमान ने इस साल की शुरुआत में पहली बार अंडमान द्वीप समूह के ऊपर उड़ान भरी थी और आधिकारिक तौर पर 28 जनवरी 2022 को इसे शामिल कर लिया गया था। ALH मार्क 3 स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना का दूसरा ALH मार्क 3 स्क्वाड्रन है। कहा जा रहा है कि ये विमान न केवल क्षेत्र में सैन्य क्षमताओं में सुधार करेगा, बल्कि ये किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय अधिकारियों की सहायता करने में भी सक्षम होगा। HAL के द्वारा तैयार किया गया ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारत के उद्देश्यों का प्रतीक है और इस क्षेत्र में भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने में मदद करेगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वह अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल को लेकर आ रही है। दरअसल भारत रशियन और फ्रांसीसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है और इसी के उद्देश्य से अब 160 किलोमीटर रेंज वाली स्वदेशी अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल अपने परीक्षण के लिए तैयार है। और अभी कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया भी था कि अस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज और इससे संबंधित उपकरणों के लिए 2971 करोड़ रुपए की लागत का एक समझौता किया गया है BDL के साथ। जहां अस्त्रा MK1 की रेंज लगभग 110 किलोमीटर है, तो वहीं असली गेम चेंजर अगली पीढ़ी की अस्त्रा मार्क 2 होगी, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर होगी। कहा जा रहा है कि अस्त्रा MK2 का परीक्षण करने के बाद भारत अपनी हवा से हवा में युद्ध करने की श्रेष्ठता को मजबूत कर लेगा और जल्द ही इस महीने इसका टेस्ट हो सकता है। बता दें कि DRDO ने अस्त्रा MK2 की रेंज को बढ़ाने के लिए एक डुअल पल्स मोटर विकसित की है। वहीं अगर बात करते हैं यूरोपीय निर्मित मेट्योर मिसाइल की, तो इसकी रेंज है 150 किलोमीटर, जिन्हें कि राफेल लड़ाकू विमानों पर लगाया गया। हालांकि इन्हें अन्य लड़ाकू विमानों के साथ भी इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत किए जाने की जो योजना थी, उसे भारतीय वायुसेना ने टाल दिया है, क्योंकि इनकी जो लागत है वो काफी अधिक है। मतलब प्रत्येक मिसाइल की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए के आसपास है। ऐसे में भारत अब अस्त्रा मार्क 1 के दूसरे वेरिएंट यानी कि अस्त्रा मार्क 2 पर ही अपना ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। दोस्तों, अगली खबर भारत पाकिस्तान को लेकर आ रही है, जो कि सिंधु जल समझौते को लेकर है। भारत ने साफ कर दिया है कि उनकी परियोजनाएं पूरी तरीके से सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अनुरूप है और पाकिस्तान के द्वारा उठाए गए सुझावों और मुद्दों का द्विपक्षीय रूप से समाधान करने के लिए भी भारत प्रतिबद्ध है। साथ ही भारत ने ये भी कहा है कि वो जलाशयों से ज्यादा पानी निकालने और बाढ़ से प्रभाव संबंधी जानकारी पहले ही प्रदान करता आया है। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत से बाढ़ के बारे में पूर्व सूचना देने का अनुरोध किया था और भारत ने आश्वासन दिया है कि संधि के अनुसार ही सभी चीजें जारी भी रहेंगी। वहीं आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पश्चिमी नदियों पर भारत की पनबिजली परियोजनाओं के डिजाइन पर पाकिस्तान की आपत्तियों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि भारत की परियोजनाएं पूरी तरीके से संधि के प्रावधानों के ही अनुरूप है और जहां पर कोई दिक्कतें आ रही हैं, उसे आपस में बैठकर सुलझा लिया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर चाइना से आ रही है। दरअसल चीन अब अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि वो 3 जून को इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करेगा। बता दें कि इसमें इंटीग्रेटेड प्रपल्सन, फ्लैट टॉप फ्लाइट डेक विद 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स भी है। कहा जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को भी ऑपरेट कर सकता है और तीसरे एयरक्राफ्ट का जो समुद्री परीक्षण है वो जल्द किया जाएगा, लेकिन इसे कई साल और लगेंगे ऑपरेशनल क्षमताओं को दिखाने के लिए। बता दें कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है टाइप 003। चीन का टाइप 003 अमेरिका के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर USA गोराल्ड R फोल्ड से कुछ ही मीटर छोटा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 300 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर के करीब है। इस भारी भरकम एयरक्राफ्ट को ताकत देने के लिए कन्वेंशनल और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रपल्सन का इस्तेमाल किया गया है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के बाकी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले तकनीकी रूप से काफी एडवांस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से लैस है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट वेदा को लेकर आ रही है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि DRDO अब 150 टन के लॉन्च व्हीकल को तैयार कर रहा है, जो कि डिफेंस एप्लीकेशन वेदा प्रोजेक्ट के तहत है और ये डिफेंस सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा ऑर्बिट में। बता दें कि भारतीय आर्म फोर्सेस पहले से ही देरी का सामना कर रही हैं अपने 4 डेडिकेटेड नेविगेशन सैटेलाइट्स की लॉन्च के लिए, जिसका कारण है इसरो के पास बढ़ता हुआ काम और इसरो सबसे पहले अपने और कमर्शियल सैटेलाइट्स को प्राथमिकता देता है। लेकिन प्रोजेक्ट वेदा के तहत रोड मोबाइल लॉन्चर से ही जल्द से जल्द डिफेंस सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है और ऐसे में किसी डेडिकेटेड लॉन्च पैड पर भी निर्भरता कम होगी। दोस्तों, अगली खबर DRDO से ही आ रही है। DRDO के चीफ जी सतीश रेड्डी जी ने कहा कि भारत अब प्राइवेट कंपनियों को देख रहा है जो कि फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स को तैयार करेंगी। साथ ही DRDO भी FICV पर काम कर रहा है, जिसका डिजाइन तैयार हो चुका है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वे भी अपना डिजाइन पेश कर सकती है, वो भी FICV के लिए। और इसके अलावा DRDO उन्हें सिस्टम और सब सिस्टम भी मुहैया कराएगा। बता दें कि DRDO 50 टन के फ्यूचर मेन बैटल टैंक पर भी काम कर रहा है,
जिसमें कि 1500 हॉर्स पावर का स्वदेशी इंजन लगा होगा जो कि इसे ताकत देगा। वहीं भारतीय सेना के पास कई तरीके के ऑफर हैं, जिसमें कि कोरिया का K2, फ्रांस का लीक्लेरिक, रशिया का T-14, लेकिन भारतीय सेना विदेशी टैंक्स को नहीं खरीदना चाहती है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना और वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय नौसेना पहले ही अपने मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स की जो जरूरत थी उसे 57 से घटाकर 26 कर चुकी है। ऐसे में भारतीय वायुसेना ने भी अपने MRFA डील के तहत 114 फाइटर जेट्स की संख्या को घटाकर 57 कर दिया और ये जो 57 यूनिटें होंगी वो मेड इन इंडिया विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किए जाएंगे, जिसमें कि विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी के साथ इन्हें तैयार करेंगी। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कटौती देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास के तहत है ताकि भारत डिफेंस सेक्टर में आयात को कम से कम कर सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि विदेशी कंपनियां कम संख्या में फाइटर जेट्स होने के कारण तकनीकी हस्तांतरण करने में झिझक सकती हैं और MRFA के तहत 57 यूनिट्स का मतलब ये है कि भारत को बिल्कुल एक नया फाइटर जेट लेना होगा और ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि राफेल जो विमान है वो एक पक्का दावेदार हो सकता है। और अगर भारतीय नौसेना 26 राफेल फाइटर जेट्स को अपने में शामिल करती है तो ऐसे में ये कुल संख्या मिलकर यानी कि वायुसेना और नौसेना की जो संख्या है राफेल की वो 83 यूनिट्स तक पहुंच जाएगी। ऐसे में डसॉल्ट एविएशन तकनीकी हस्तांतरण के लिए भी राजी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत अपने तेजस मार्क 2 और अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स पर भी काम कर रहा है। ऐसे में हमें इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के सुदूर बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में भर्ती रैली के माध्यम से CRPF में कांस्टेबल के रूप में मूल जनजातीय युवाओं की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के 3 जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा से CRPF के रूप में ऐसे 400 उम्मीदवारों की भर्ती करने के लिए जरूरी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट देकर इसे 10वीं कक्षा पास से 8वीं कक्षा पास करने का प्रस्ताव किया था। अगली खबर की बात करते हैं तो वो इसरो से आ रही है। दोस्तों भारत का संचार उपग्रह GSAT-24 को फ्रेंच गुयाना के कैरो स्थित एरियन प्रक्षेपण केंद्र से 22 जून को प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो ने कहा कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष सुधारों के बाद अपने पहले मांग संचालित मिशन के रूप में GSAT-24 उपग्रह मिशन पर काम कर रहा है। इसरो ने कहा कि GSAT-24 एक 24 KU बैंड संचार उपग्रह है जिसका वजन 4180 किलोग्राम है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये DTH की जरूरतों को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय कवरेज मुहैया भी करा सकता है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।